हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज 100 का। प्रदेश में आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए मंडी प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सिरसा मंडी विपणन अधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया कि जिले में इस बार कुल 59 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13 सिरसा, 16 कालावाली, 15 खरीद केंद्र डबवाली में बनाए गए हैं। पहले दिन गेहूं की आवक नहीं हुई। मार्केट कमेटी के अधिकारी के मुताबिक अगले सप्ताह तक गेहूं की आवक सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना है। फिर भी गेहूं की सरकारी के लिए मार्केट कमेटी ने समुचित प्रबंध किए हैं। सरसों खरीद की बात करें तो सरकार की ओर से सरसों का MSP 4,650 रुपए क्विंटल तय किया गया है, लेकिन इस बार किसानों को सरसों का भाव MSP से अधिक करीब 5,000 प्रति क्विंटल प्राइवेट खरीद से मिल रहा है। गेहूं की MSP की खरीद के लिए पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों की फसल की खरीद किए जाने के लिए मंडी प्रशासन की ओर से सभी पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया गया है। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से यानी आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अनाज मंडियों में सरकार के उस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है जिसमें सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गोहाना अनाज मंडी की बात करें तो अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंच पाई है। आलम यह है कि मंडी में साफ सफाई, किसानों के पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। उधर एक किसान सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में लापरवाही के मामले के चलते परेशान होकर मार्केट कमेटी ऑफिस के चक्कर काट रहा है। सोनीपत जिला की 23 अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। खरीद के पहले दिन कम ही किसान सरसों, अनाज और गेहूं लेकर मंडी में पहुंचे। मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए पूरी व्यवस्थाओं का दावा किया था, लेकिन जब जायजा लिया तो पाया कि पीने के पानी के लिए 3 स्थान बनाए गए थे, जहां एक जगह की पानी की व्यवस्था सही मिली। सिरसा में फसल खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मंडी विपणन अधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया कि जिले में इस बार कुल 59 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार के आदेशों के बाद 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक मंडियों में गेहूं आना शुरू नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से खरीद को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तरफ जहां सरकार आज से गेहूं की खरीद कर रही है, वहीं कैथल अनाज मंडी में किसी प्रकार की गेहूं खरीदने के लिए तैयारी नहीं की गई है। कैथल में ना तो आढ़तियों को अभी तक इकट्ठे इसके लिए बारदाना मिला है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। मंडी में शौचालय और सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक मंडी में पुरानी जीरी पड़ी है। आढ़तियों का अभी तक सरकार की पॉलिसी नहीं आई है कि हम किस तरह से खरीदेंगे, क्या मजदूरी जाएगी, कैसे लादना होगा। आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाने की वजह से खरीद नहीं की जा सकी। पूरे मामले को लेकर ललित कुमार का कहना है कि सरकार ने यह दावा किया कि किसानों के पास मैसेज भेजकर यह बताया जाएगा कि उनकी फसल जल्दी से जल्दी कब तक मंडी में पहुंचाई जाए। अभी तक किसानों के पास सरकार का मैसेज खरीद फरोख्त को लेकर पहुंचा ही नहीं है। वहीं युवा आढ़ती अमित मंगला का कहना है कि फसल को आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। फसल आने के बाद ही खरीद का काम शुरू हो सकेगा। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई कार्यों की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में सीएम ने स्वामित्व योजना, ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन जमाबंदी और जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में समीक्षा लेते हुए इन सभी विषयों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सीएम मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना के तहत अधिकारियों से कहा कि ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। करनाल में प्रशासन ने मेन बाजार में दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद इस फैसले को लेकर दुकानदार नाराज दिखे। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, इसलिए गुरुवार को दुकानदारों ने इस फैसले का दुकान का आधा शटर बंद करके विरोध जताया। इस दौरान दुकानदारों से प्रशासन से अपील की कि वो दुपहिया वाहन की परमिशन दें ताकि दुकानदारों पर जो ग्राहक है वो दुकानों पर आ सके। गोलाचिका में ट्रक यूनियन में प्रशासन की ओर से गिराए गए निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को लेकर ट्रक यूनियन के लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन ट्रक यूनियन के लोग जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं और जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के इशारे पर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। ट्रक यूनियन के लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन धार्मिक स्थल तोड़कर उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया है। अगर प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई करनी थी तो उन्हें पहले नोटिस के माध्यम से अवगत करवाना चाहिए था। ट्रक यूनियन के लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस या कार्रवाई की कोई भी सूचना नहीं दी गई। ऐसे में अब ट्रक यूनियन के लोग प्रशासन को गेहूं के सीजन के दौरान ढुलाई के लिए गाड़ियां नहीं देने का ऐलान कर चुके हैं। बिजली का बिल न भरने की वजह से सफीदों के थाना सिटी और सदर थाने का कनेक्शन काट दिया गया है। बता दें कि दोनों ही थानों का बिजली बिल चौंकाने वाला आया है। सिटी थाने का 80 लाख और सदर थाने का बिल 1.5 लाख आया था, लेकिन बिल न भरने की वजह से बिजली विभाग ने दोनों का कनेक्शन काट दिया है। प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने एक बार फिर नेशनल में हरियाणा का नाम रोशन किया है। श्रीनगर में आयोजित 5वीं सब जूनियर पैसिफिक सिलात नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के 4 खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते। भिवानी पहुंचने के बाद इन जूनियर खिलाड़ियों का फूल मालाओं और रंग गुलाल के साथ स्वागत किया गया। गुरुग्राम निवासी आशुतोष ने मिस्टर इंडिया प्लस का खिताब अपने नाम किया है। 28 फरवरी को दिल्ली में आयोजित हुई मिस्टर इंडिया प्लस शो में शानदार प्रदर्शन करते हुए आशुतोष ने यह खिताब हासिल कर लिया है। आशुतोष जन्म से ही सुनने में असमर्थ हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने शानदार प्रदर्शन किया है। आशुतोष के माता पिता का कहना है कि इस ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में उनके बेटे ने यह उपलब्धि उन प्रतिभागियों के बीच में हासिल की जो पूरी तरह से सामान्य थे। आशुतोष की माता सुदेश ने बताया कि प्लस साइज के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन देश में पहली बार हुआ है और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में आशुतोष ने सबको पछाड़कर यह खिताब हासिल किया है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1106 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम में 276 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि करनाल में 182 नए केस सामने आए। अंबाला में कोरोना के 105 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिंद में 98 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पंचकुला और यमुनानगर में 93 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3155 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,90,800 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 809 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,77,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
1 अप्रैल यानी आज से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। देश भर में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाकर चौथे चरण की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश के सभी सामान्य अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। बता दें कि वैक्सीनेशन की समय सीमा सुबह 9 से शाम 3 बजे तक तय की गई। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों में 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। नूके नगीना होटल मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी। उसी दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिरने से 3 मजदूर दब गए। भिवानी में आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में अज्ञात कारणों के चलते सूखे घास फूस और लकड़ियों के ढेर में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं घबराते हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक के सी ब्लॉक का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका परिवार खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि चोरी की वारदात के 4 दिन बाद भी चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज से केजीपी से सफर करना महंगा हो चुका है। यानी अगर आप कहीं आने जाने के लिए केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि केजीपी पर कार का 15 रुपए तो ट्रक का 100 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ाने की सूची को जारी कर दिया है और ये बढ़ा हुआ टैक्स आज से वसूला जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को राहत दी गई है, क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा किसानों ने फ्री करवाया हुआ है। कुंडली की तरफ से जाने वाले वाहनों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद अगर कोई कुंडली के मुख्य टोल प्लाजा से पलवल तक कार लेकर जाता है तो उसे अब 225 की जगह 240 रुपए टोल टैक्स देने होंगे। इस तरह ट्रक चालक को 1440 की जगह 1540 तक टोल टैक्स देना होगा। केजीपी पर टोल टैक्स भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बागपत के मवी कलां और गाजियाबाद के दुहाई इंटरचेंज तक कार लेकर जाने वालों को पुरानी टोल दर ही चुकानी होगी। गुलाचिका में ट्रक यूनियन में प्रशासन की ओर से गिराए गए निर्माणाधीन शिव मंदिर को लेकर ट्रक यूनियन के लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिन ट्रक यूनियन के लोग जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रक यूनियन ने कहा कि जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के इशारे पर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई वो बता रहे हैं। ट्रक यूनियन के लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा निर्माणाधीन शिव मंदिर तोड़कर उनके धर्म की मूर्ति को खंडित किया गया है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। अगर प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई करनी थी तो उन्हें पहले नोटिस के माध्यम से अवगत कराना चाहिए था। ट्रक यूनियन का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस या कार्रवाई की कोई भी सूचना नहीं दी गई। ऐसे में अब ट्रक यूनियन के लोग प्रशासन को गेहूं के सीजन के दौरान ढुलाई के लिए गाड़ियां नहीं देने का ऐलान कर चुके हैं। गोहाना सिटी पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को
सूचना मिली थी कि एक मकान के बाहर खाली प्लॉट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर मौके से 7 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,17,380 रुपए कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैम्बलिंग एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गुहाना और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। रेवाड़ी के गांव रामसिंहपुरा में लोग इन दिनों कूड़े के ढेर से निकलने वाले धुएं से परेशान हैं। दरअसल रेवाड़ी शहर, धारूहेड़ा नगर पालिका और बावल नगर पालिका का कूड़ा इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के आसपास मौजूद गांव रामसिंहपुरा के नजदीक खाली जगह पर लाकर डाल दिया जाता है। पहले तो आसपास के गांव के ग्रामीणों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि शहर का कूड़ा लाकर उनके गांव के नजदीक डाल दिया जा रहा है, जिससे उनको बीमारियों का डर सता रहा है। लेकिन अब ये कूड़े का ढेर सुलग रहा है। कूड़े के ढेर में आग लगने से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से गुजरने वाले वाहनों को बल्कि ग्रामीणों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी इसी तरह की समस्या सामने आई थी, तब हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बावल नगर पालिका को नोटिस जारी किया था। लेकिन एक बार फिर उसी समस्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द इस धुएं से छुटकारा दिलाया जाए। तो शाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने लकड़ी सप्लाई करने वाले वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के आरा संचालकों और लकड़ी सप्लाई करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उप निरीक्षक सतपाल सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को काफी दिनों से अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई के बारे में जानकारी मिल रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। झांसी में बुधवार को पुलिस ने एक कैफे एंड पार्टी हॉल पर रेड कर 2 महिलाओं और कैफे संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला थाने के एसएचओ पुष्पा सिहाग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एसडी महिला कॉलेज के सामने रोड पर कैफे एंड पार्टी हॉल पर पिछले कुछ दिनों से गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केबिनों से महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया। रोहतक में गुरुवार सुबह झज्जर रोड पर कन्हैली गांव के पास ओवरब्रिज से पीजीआई के कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। आत्महत्या या फिर हत्या करके शव लटकाया गया है, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। पीजीआई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। थाना प्रभारी राजू सिंधु ने बताया कि मृतक की पहचान सेक्टर 2 निवासी आकाश दहिया के रूप में हुई है, जो पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में काम करता था। राहगीरों ने शव को लटका देख कर पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक के गले से खून निकल रहा था। पानीपत के गांव बाबैला गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 चचेरे भाई हौलात में बंद थे। वहीं गुरुवार को हौलात में ही दोनों में फिर से झड़प हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 127वें दिन भी जारी है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि मई के पहले सप्ताह में किसान संसद कूच करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि उनका यह संसद मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। सोनीपत में 10 अप्रैल को केएमपी
जाम करेंगे किसान। इसके अलावा 10 अप्रैल को केएमपी भी जाम करेंगे। यहां किसान 24 घंटे के लिए जाम लगाएंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 13 अप्रैल को खालसा दिवस भी मनाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को भी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। कैथल में आज लघु सचिवालय में भट्टा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भट्टा मजदूरों की मांग है कि 21 जनवरी से मजदूर लगातार काम धंधा खोकर प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर लगाने को मजबूर है। मजदूरों की मांग है कि महंगाई के अनुसार उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही जो सरेआम श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है उस तरफ ध्यान देते हुए श्रम कानूनों की रक्षा की जाए। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रॉकी हत्याकांड के बाद फरार चल रहे फरीदाबाद जिले के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भैंसरावली निवासी विनोद उर्फ बिन्नी और राहुल उर्फ नन्नू, पलवल के चांदहट निवासी अजीत और तिगांव निवासी कपिल का नाम शामिल है। कोरोना वायरस के स्रोत की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के दल ने उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से निकला था। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है कि इस्लामाबाद को 1971 में अपनी सेना से कराए गए नरसंहार के लिए बांग्लादेश के लोगों से औपचारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया और कहा कि स्कूलों को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। उत्तरी म्यांमार में कचिन अल्पसंख्यक गुट के छापामार लड़कों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस घटना को सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं। इटली ने जासूसी के आरोप में रूसी दूतावास के 2 अधिकारियों को निष्कासित करने और इतालवी नौसेना के कैप्टन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि राजधानी रोम के बाहरी इलाके में पैसे के बदले गोपनीय जानकारी एक रूसी अधिकारी को देते समय इतालवी कैप्टन को पकड़ लिया था। सरकार ने बचत योजना के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सरकार का यह फैसला करोड़ों लोगों के लिए काफी राहत की बात है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का यह नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली मार्च तिमाही में थी। वहीं इससे पहले सरकार ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% सालाना कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी। केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी। कोरोना के चलते हो रही कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दी गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल को टाल दिया गया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पहले यह टूर्नामेंट 3 से 12 अप्रैल के बीच झारखंड में प्रसारित था। बेनिन के 5 खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से ठीक पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव घोषित किया गया, जिसके बाद बेनिन का सियरा लियोन के खिलाफ होने वाला अफ्रीकन कप नेशंस फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वालिफाइंग मैच रद्द कर दिया गया।
विश्व का नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले वार्टी मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब सेमीफाइनल में मियामी को 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना सिवस्तोलिना से भिड़ना होगा। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय आईपीएल 2021 में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने इस विस्फोटक बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल किया। बीसीसीआई 6 महीने में दूसरी बार आईपीएल का आयोजन करा रहा है, लेकिन अंपायर सहित 400 मैच अधिकारियों की तनख्वाह बकाया है। इस मैच अधिकारियों ने अंपायर, स्कोरर और वीडियो एनालिस्ट शामिल है। दिग्गज संगीतकार बप्पी लहिरी को कोविड-19 परीक्षण कराने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बप्पी लहिरी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। बॉलीवुड की ही मैन धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपने पोते राजवीर के डेब्यू की घोषणा कर दी है। हालांकि धर्मेंद्र के लिए इस खबर की घोषणा करना मुसीबत बन गया है और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी निर्माणाधीन फिल्म 10वीं के आगरा शेड्यूल्स की शूटिंग बुधवार